हेलो बच्चों, जैसा कि हमने तुम लोग से प्रॉमिस किया था कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फुल वीडियो पूरा अपलोड करने वाले हैं अपने चैनल पे, है ना, टॉर्क एस्पिरेंट चैनल पे। तो तुम लोग देखना, पूरा फुल वीडियो देखना, कैसा समझ में आता है, कैसा तुम्हें क्वेश्चन लग पाते हैं कि नहीं लग पाते हैं। हालांकि मैं अपने एक्सट्रीम तक इसको ले आने की कोशिश करूंगा, बाकी तुम लोग फिर देखना कि तुमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ओके। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हो सकता है थोड़ा सा ये कैमरे से बाहर जा रहा हो, लेकिन चैप्टर लिख लेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक, हमें बहुत सारे टॉपिक को इसमें कवर करना है, मैं थोड़ा सा टॉपिक का नाम ले लेता हूं। जैसे सबसे पहला टॉपिक होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजिंग पढ़ेंगे, कैसे कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग फेराडेज एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। फेराडेज एक्सपेरिमेंट में तुम्हें फेराडे का पहला नियम पढ़ना पड़ेगा, जिसमें होता है न्यूमैन का नियम भी बोलता है, और उसको बोला जाता है। और उसमें बहुत सारी कहानी होगी, हम जब शुरू करेंगे तो तुमको हम बताएंगे कि कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी लूप में इंड्यूस्ड करंट कैसे चलने लगता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में ना सबसे बड़ी बात, जो सबसे पहली बात जो बोले थे वो फेराडे ही बोले थे ना, तो इसीलिए उनके नाम से ही जाना जाता है। पूरा चैप्टर उनके नाम से ही जाना जाता है, फेराडे के नियम से। और दूसरा लेंज लॉ इनका नियम है, जो कि करंट के डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। बहुत सारे प्रकार की बातें होंगी उसमें। फिर मोशनल ईएमएफ आएगा, जो बीवीएल आता है ना, किसी रॉड के क्रॉस, जो अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा होगा कांस्टेंट स्पीड से, तो उसके इंड के क्रॉस जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है वो बीवीएल होता है। ये सब बातें हम लोग करेंगे और इस पे बहुत हाई लेवल तक के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं जे मेंस और जे एडवांस के पीवाईक्यू हम लोग से लग पाते हैं कि नहीं। ओके, तो ठीक है, शुरू करते हैं। जिसमें पहला हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप लोग ना, जहां आप लोग को लगेगा कि यार यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, वहां आप लोग थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा देना, क्योंकि उतना टाइम है नहीं हम लोग के पास कि हम लोग पे मतलब बात करें, बेमतलब की बात सुने। ठीक है, सिंपल सा बात करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे कि किसी क्लोज सरफेस एरिया से कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा होगा, तो अगर वहां का एरिया वेक्टर ds होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है, उनके बीच के एंगल थीटा होता है, तो यहाँ से d फाई, मतलब इसके क्लोज एरिया से, थोड़े से एरिया एलिमेंट से, तो वहां से d फाई लिखते थे हम लोग क्या, E डॉट ds। इस तरीके का अगर आप लोग को याद हो तो भाई ऐसे यहाँ पर भी पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, बस दिक्कत ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो ओपन कर्व होती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज कर्व होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एक मुद्दा ये भी रहेगा, है ना, कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या, पहले मैं डिफाइन कर दूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। कि आप लोग समझ गए होंगे कि किसकी बात ये कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करता है ना, किसी क्लोज एरिया से कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करता है। और शर्त ये होगा कि जो एरिया होगा प्लेन का, उस एरिया का प्लेन जो होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा आप लोग को अच्छे से समझाना चाहूँ, तो मान लो कि ये कोई जैसे क्लोज एरिया होगा, और यहां से अगर कोई इसका छोटा सा एरिया एलिमेंट में लूं, जिसका ds एरिया वेक्टर में मान लूं कि इसका एरिया ds होगा, और इसका एरिया जो है मान लो इधर की तरफ एरिया वेक्टर है ds, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वैल्यू है वो इधर की तरफ है। बात ध्यान से सुनना, ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूरे सरफेस पर ना अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इस एक ऐसे सरफेस की बात कर रहे हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल तो यहाँ पर मैं दे रहा हूं थीटा, लेकिन उस समय जिस टाइम मैं जो एरिया वेक्टर ले रहा हूं उस एरिया वेक्टर पर, उस एरिया एलिमेंट पर, उस समय मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, b, ये फिक्स है। ठीक है, तो इस छोटे से एरिया से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो, अगर मैं लिखूं ऐसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि एरिया एलिमेंट तो बोल ही दी है, हाँ। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट, अगर वो d फाई में मान लो, तो d फाई का जो डिफाइंड होगा, d फाई वो b डॉट da या ds, अगर ds मानना है तो ds, b डॉट ds, इस तरीके से डिफाइंड हो जाएगा यहाँ पर b डॉट ds। ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए जो है स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। पहली बात, मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये सिर्फ किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, 3 बातों पर डिपेंड करेगा, हालांकि मैं आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी बताइए b डॉट ds को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
कि बी डी एस कॉस थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं। और अगर दोनों साइड का मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो ये फाई हो जाएगा कितना। अच्छा थीटा, तो थीटा यहाँ पर क्या है, हियर हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या, वेक्टर बी एंड डी एस। ये आपको याद रहना चाहिए, थीटा इज द एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड डी एस, ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ से इसको मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ। इंटीग्रेट ये कितने एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स निकला था, छोटे से एरिया। जब इंटीग्रेट करेंगे तो होल सरफेस एरिया से आपके मैग्नेटिक फ्लक्स निकल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि सर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको अगर हो सकता है कांस्टेंट हो पूरे सरफेस पर, हो सकता है कि कांस्टेंट ना हो। तो आप एक काम करिएगा कि हमेशा अभी फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है। तो हम अगर लिख दें कि इफ बी इज कांस्टेंट ओवर थ्रो होल एरिया, अगर पूरे एरिया पर अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना, फाई इक्वल टू जाएगा बी, और कॉस थीटा कांस्टेंट होगा तो कॉस थीटा भी, अगर ये सिमेट्री ले रहे हैं तब, अगर ये सरफेस सिमेट्री होगा तब कॉस थीटा बाहर आएगा, हर जगह थीटा भी अलग अलग हुआ। तो मैं ये दोनों चीजें मान के चल रहा हूं कि बी और थीटा हर जगह एरिया वेक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड एंगल बनाएगा वो भी कांस्टेंट है, तो बी कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, बस एंगल बचेगा डीएस। और डीएस जो ऐसा सरफेस होगा, अगर सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर लिखा जाएगा, अगर रेक्टेंगल है तो एल बी लिखा जाएगा, जो भी है जैसा होगा वो ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। बट आपको फाई के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि फाई होता क्या है। तो मैं बस सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, किसी भी एरिया एलिमेंट से फाई जो डिफाइंड होगा छोटा सा एलिमेंट पर डी फाई इक्वल टू बी डॉट डी एस, बी डी एस कॉस थीटा, और यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। फाई के बारे में कुछ बातें और है जो हम अभी नोट कर रहे वाले हैं, तो थोड़ा सा आप इसको नोट करें। हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, तो इरेज करेंगे, आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो बच्चा इतना तो हमको समझ में आ गया कि फाई जो है वो सिर्फ एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, ना केवल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ना एरिया वेक्टर पे डिपेंड करता है। तो दिक्कत ये है कि जो थीटा है वो थीटा हमने पढ़ चुका है, थीटा हमने पढ़ा भी कि थीटा सर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल होता है। तो जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल होता है तो उस थीटा चेंज भी हो सकता है। तो उस हिसाब से जो आप, मैं जैसे बोलूं कि अगर ये कोई एरिया वेक्टर में बना रहा हूं, कोई एरिया ऐसे बनाऊं और इसका रेडियस में बोल दो कि r है, तो अगर चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है बच्चा, तो अगर यहां से मैं बोलूं कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे इंटर कर रही हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे इंटर कर रही हैं और यहां से आउटगोइंग बाहर की तरफ निकल रही हैं, ठीक है ऐसे, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है और यहाँ पर रेडियस आर है। तो यार यहाँ पर तो दो प्रकार की बात होगा ना, एक तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट बाहर निकल रही हैं। तो जो इंटर कर रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनके लिए क्या लिखेंगे, और विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, इंटर्स द प्लेन, इंटर्स इन द प्लेन, इंटर्स इन द प्लेन या एरिया, जो भी है वो प्लेन, क्लोज लूप या एरिया, ये जो भी बोल सकते हैं आप। तो उस समय जो थीटा होगा उनके बीच का, चूंकि अब देखो एरिया वेक्टर क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि एरिया वेक्टर क्या होता है, ये मान लो मेरा प्लेन है, इस प्लेन का एरिया वेक्टर एक इधर भी होगा और एक इधर भी होगा। तो आप लिखना कौन सा चाह रहे हैं वो दिक्कत, वो बात है। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें इंटर कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और तो एरिया वेक्टर किधर बच्चा, डाउनवर्ड है। तो एरिया वेक्टर इंटर करते समय ना डाउनवर्ड लिया जाएगा। तो अगर ये एरिया वेक्टर डाउनवर्ड और में, तो एंगल थीटा 180 हो जाएगा। तो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ना वो निगेटिव में आएगा, माइनस बी ए कॉस 180 यहां पर लिखा जाएगा, जो भी होगा माइनस बी ए कॉस 180। और अगर आउटगोइंग के लिए जिस समय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, आउटगोइंग, देन
तो आप उस समय क्या लिखेंगे बच्चा, तो उस समय फाई एम की वैल्यू हो जाएगी बी ए कॉस 0। वजह क्या है कि उस समय थीटा की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि उसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ आएगा। एरिया वेक्टर और बी दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग को इसको याद भी रखना है कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जब किसी कोल्ड सरफेस में एंटर करती थी तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव होता है, और जिसमें वो आउट गोइंग होती है बाहर की तरफ वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, बेसिक बातें हैं। अब इस पे थोड़ा सा और हम चर्चा करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चा मैं क्या बोलने वाला हूं। एक तो ये कि आपको फार्मूला 100% याद होना चाहिए, फार्मूला कैसे लगेगा, और दूसरा मैं कुछ इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात बताना है। एक तो ये पहले लिख लेते हैं कि जो नोट करके कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बच्चा, जो फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और अगर ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो होता है, ये यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा बताओ तो। अच्छा, फाई इक्वल टू फार्मूला हम क्या लिख रहे हैं, फाई ये इधर मैं लिख रहा हूं, फाई इक्वल टू फार्मूला हम लिख रहे हैं सर बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। फाई इक्वल टू लिखा जा रहा है बी ए कॉस थीटा, तो थीटा इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, तो इसका यूनिट होता है टेस्ला और इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो फाई का यूनिट हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट ऐसा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है टेस्ला मीटर स्क्वायर, लेकिन इसको हम एक और नाम से जानते हैं वेबर, ये याद रखिएगा वेबर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का एक दूसरा यूनिट होता है वेबर, इसको याद रखना है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में WB से ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, वेबर। तो इतना आपको पहले फिलहाल तो याद रहना चाहिए कि ये सर स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर वेबर होगा, और एक टेस्ला मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 1 वेबर के बराबर होगी। मतलब ये दोनों ऐसा यूनिट में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, और दूसरा ये बात कि सर इंटर करते समय नेगेटिव होगा और आउटगोइंग होगा तो उसमें पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो इरेज करें हम इसको फिर से, आप लोग नोट कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके। ओके, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा कर रहे हैं। आप ना थोड़ा सा रिदम बनाए रखिएगा, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, तो उसमें तब मजा आएगा। आप कम से कम वीडियो को 1 घंटा एटलीस्ट पहले शुरुआत में मन से देखें, ताकि आपको कुछ चीजें उसमें समझ में आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कोई फार्मूला वगैरह का डिटेल समझ में आए, तब हमें आगे समझ में आएगा क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, तो मैं अगर मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग पढ़ लिए हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम गहरी जानकारी देने जा रहे हैं आपको, कि अगर मान लो थीटा उटा लेने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं तुमको बता रहा हूं, जैसे मैं बोलूं कि सर कोई क्लोज लूप है, इसका सर प्लेन इस तरीके का हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रखा हुआ है, सर्कुलर रेडियस का, आर रेडियस का ये सर्कुलर कोई लूप है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको पार करते हुए इस तरीके से चल रही है, ऐसे मान लो ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है बच्चा। और दिक्कत ये है ना कि ये जो लाइंस है ऐसे चल रही हैं, कहीं स्लो लगेंगे तो तुम फास्ट कर लेना, कहीं फास्ट चलेंगे तो तुम स्लो कर लेना वीडियो को। और मान लो ये वाला एंगल दे दिया थीटा, ये एंगल दे दिया थीटा, और ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, बोल दिया कि राइट डाउन द मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर दिस स्ट्रक्चर। तो आप क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब लिखेंगे आप मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फार्मूला तो हमने पढ़ा इस स्ट्रक्चर के लिए, मैं इस लूप के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स लिखने जा रहा हूं, तो फार्मूला लिखेंगे सर बी ए कॉस थीटा। चूंकि सर ना देखिए दो बातें होंगी, एक तो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कांस्टेंट हो, तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। इन तीनों में से कोई भी चीज बदलेगा तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो उसमें सब बच्चे जानते हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि उस समय क्या प्रोसेस होगा, तो हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल अगर तीनों कांस्टेंट है सर, ना एरिया बदल रहा है, ना एंगल बदल रहा है, ना थीटा मतलब बी बदल रहा है, तो फ्लक्स ऑटोमेटिक कांस्टेंट रहेगा। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाकर लिख सकते हैं क्या कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है सर बी ए, लेकिन आपको थीटा लिखते समय यहाँ पर फिर ध्यान देना होगा कि थीटा क्या होता था सर, एरिया वेक्टर तो इसका ये ना है, एरिया वेक्टर सर ये है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सर एरिया वेक्टर नहीं दिया, उसके प्लेन के साथ दे दिया है। तो हमें ये एंगल नहीं चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए ना, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए बच्चा। तो आंसर लिख देंगे हम cos 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा आंसर बी। ए का वैल्यू कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस पर और भी विचार करूं, और भी अगर क्वेश्चन सोचूं कि क्या बना सकते हैं क्वेश्चन इस पे,
तो क्या हम लोग एरिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा के दे सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा ऐसे स्ट्रक्चर बना दूं और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे ऐसे मूव करा दूं, ऐसे चारों तरफ, समझ रहे हो, चारों तरफ उसके टेंजेंशियल रूप में मैग्नेटिक फील्ड चल रहा होगा उस लूप के चारों तरफ ऐसे ऐसे। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है बच्चा और इसका एरिया वेक्टर जब भी होगा, अब तुम सोचो हमेशा थीटा 90 हो जाएगा। कोई भी लूप ऐसे ऐसे है और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस लूप को क्रॉस कहां कर रहा है? जब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस लूप को पार न करे तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स आप लिख नहीं पाएंगे। तो सर मेरी मजबूरी हो गई, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लिखना पड़ेगा और फ्लक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा उस समय? 0। कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा यहाँ से। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो अगर ये हो गया है तो मैं फिर अब थोड़ा सा आगे बढ़ने जा रहा हूँ क्वेश्चन में, है ना। आप लोग देखिएगा मैं किस तरीके से क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा अगला ये है, अच्छा तुम लोग करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल ही चुके होगे, जो कि सर एक ऐसे होता था कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर होता था। यहाँ से x डिस्टेंस पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बताइए, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिखा जाता था म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई x, और डायरेक्शन किधर होगा? इनसाइड होगा, क्योंकि डायरेक्शन के लिए भी हमने बताया था ऐसे जो करंट होता है उधर सीधे आपकी सभी उंगलियों करना था, और जिधर बताना होता था उधर ऐसे हाथ को मोड़ लेते थे, तो ये डायरेक्शन बता देगा, अंदर अंगूठा डायरेक्शन बता देगा इनसाइड। तो ये म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भी, तो आप लोग जो है थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। लेकिन मैं एक अच्छा क्वेश्चन इसमें देने जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखिएगा, खुद भी पहले वीडियो को ना पॉज करके खुद भी सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, ठीक है, उसके बाद फिर आप ट्राई करेंगे। ये दोनों इरेज कर दे रहे हैं, दोनों में बस ये बताने की कोशिश थी कि थीटा कैसे लेंगे आप। ऐसे दिया हुआ है, ओके। क्वेश्चन ये फिगर दे दिया, अब ध्यान सुनो। क्वेश्चन में ये फिगर दे दिया कि सर ये एक लूप है जो एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई मतलब तीनों प्लेन में है, जो एक्स एक्सिस है 37 डिग्री पर बनाकर, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इधर की तरफ दिया, पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसे क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करते थे, तो ये आपको रिवीजन के तौर पर भी हो रहा है कि आप अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर हो पा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसे ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम आपको तरीका बता रहे हैं। क्या वही तरीका कुछ है ही नहीं, वही है कि सर हम सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे। इसका एरिया सर हो गया 5 इसका लेंथ है, और ये विड्थ है 3, तो 15 हो गया। तो इसका जो मॉड है एरिया का सर वो हो गया 15 मीटर स्क्वायर। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू ये दिया हुआ है, मॉड भी दिया हुआ है, ये तो डायरेक्शन दिया हुआ है। तो सर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है। तो अब तुम सोचो कि अगर सर मैं किसी पॉइंट पर देखूं कि तो मैग्नेटिक फील्ड सर इधर की तरफ है और इसका एरिया वेक्टर ये कैसे रखा गया है बच्चा, मैं तुमको थोड़ा सा दिखा दूं। ये देखो ऐसे है ना कि जैसे इधर की तरफ तुम्हारा एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ वाई एक्सिस है, ठीक है। इधर की तरफ तुम्हारा एक्स एक्सिस है और इधर की तरफ वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के साथ ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ ये प्लेन ऐसे है और ये 37 डिग्री है। तो ये एरिया है तुम्हारा, ये एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर की तरफ ऐसे चल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इफेक्टिव एरिया भी हमको लेना पड़ेगा भाई, और वो इस एरिया का वो कंपोनेंट लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये वाला एरिया आएगा, बात समझ रहे हो? तो अगर तुम इसको मैं 2-3 तरीके से कर देता हूं, अभी कर देता हूं, लेकिन फिलहाल तुम्हें अब ये समझना है कि सर हमें वो एरिया लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। हमें वो एरिया लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, या फिर हमें
इस मैग्नेटिक फील्ड जो इधर की तरफ है, देखो जो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो इस एरिया के परपेंडिकुलर हो, मतलब एरिया के परपेंडिकुलर। ये तुम्हारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये तुम्हारा क्या है, एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट या तो ले लो, या मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट ले लो, या जो ये एरिया है, एरिया वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट ले लो, दोनों बात सेम होगा। तो हमें ऐसे सोचना है कि मैं अगर बोलूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू इतना है, तो आप हमको बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर हम वेक्टर फॉर्म में पहले लिखें तो इसका एरिया वेक्टर सर इधर की तरफ आएगा, और यही एंगल, ये वाला एंगल 37 है, ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 53। अगर ये 53, तो हम अब या तो डायरेक्ट लिख दे कि फाई बराबर सर होगा वेक्टर बी डॉट ए, तो सर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए, वेक्टर बी कितना है 4 × 10⁻³ आई कैप है, और डॉट इसके साथ करना है वेक्टर ए का। वेक्टर ए का, तो ए का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा तो हो जाएगा वो a cos 53, और दूसरा कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा तो वो हो जाएगा कितना -a sin 53। तो ये हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, 4 × 10⁻³ आई कैप डॉट ए, ये कितना था यार, ये आई कैप था ना, और ये जे कैप था। आई कैप इधर की तरफ आई कैप, इधर की तरफ जे कैप, तो ए कितना है 15, तो हो जाएगा 15 cos 53 की वैल्यू बोलिए, cos 53 की वैल्यू हो जाएगी जो sin 37 होता है 3/5 आई कैप और -15 × 4/5 जे कैप। लेकिन जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यार आई का सिर्फ आई के साथ होगा, इसके साथ तो होगा नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 से 1 कट गया 3 बार में, 9 चौका 36, 36 गुणे 10 आते, ये 3 था, 3 दे दिए थे, कोई बात नहीं। तो इतना वेबर, ये इतना वेबर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पास कर रहा होगा। या अगर हमको हमारे दिमाग में सर ये नहीं आया कि हम एरिया वेक्टर लेकर सॉल्व करें, एरिया वेक्टर को कंपोनेंट आई कैप जे कैप की तरफ तोड़कर हम सॉल्व करें, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए सेकेंड मेथड कि सर या तो हम एरिया वेक्टर का वह कंपोनेंट ले जो मैग्नेटिक फील्ड के उसका प्लेन परपेंडिकुलर हो, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाए, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाए। तो हम सर एक सिंपल सा ले लेंगे आंसर कि या तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू ले लेंगे b इंटू एरिया कंपोनेंट ऑफ एरिया विच डायरेक्शन अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर अलोंग, किसके अलोंग, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर अभी तो परपेंडिकुलर बोल रहे थे, मैंने प्लेन बोला था परपेंडिकुलर, बच्चा प्लेन परपेंडिकुलर होगा ना तो एरिया वेक्टर, जैसे मैं कोई बोलूं कि प्लेन ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे ना होगा, तो एरिया जब इस प्लेन का ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन लोगे तो उसका एरिया वेक्टर इधर ही आएगा ना, तो एरिया मैं क्या बोल रहा हूं b इंटू कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर अलोंग b, ये लेना है। तो बस आंसर ले लेंगे सर b की वैल्यू कितना है सर 4 × 10⁻³, एरिया का b की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा फिर से a cos 53 जो यहाँ पर लिखे थे, तो 15 × 3/5, देखो फिर से वही आंसर आएगा, तो 3 3 9 36 × 10⁻³ वेबर। और अगर मैं तुमसे बोलूं कि नहीं सर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, तो आपको फिर लेना पड़ेगा कि फाई बराबर ना कंपोनेंट ऑफ बी किधर की तरफ अलोंग वेक्टर ए, और इनटू लिखना पड़ेगा फिर एरिया, ऐसे लेना पड़ेगा, ये इसका मॉड लेना पड़ेगा, मॉड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इनटू एरिया। तो बताइए, तो बी का कंपोनेंट एरिया के अलोंग लेना है, बी का कंपोनेंट एरिया के अलोंग, तो बी तो इधर की तरफ है, इसका कंपोनेंट सर एरिया के अलोंग कितना हो जाएगा b cos 53, या तो आप b का कंपोनेंट एरिया के अलोंग लेंगे तो b cos 53 हो जाएगा सर, तो b cos 53 और उसी के अलोंग एरिया था a, कुछ समझ में आ रहा बात, तो बस सीधा सा आंसर हो जाएगा सर b की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻³ × cos 53, मतलब 3/5 इंटू एरिया है 15, फिर वही आंसर आएगा कि 5 3 15 3 3 9 चौका 36 गुणे 10 3 वेबर। तो आपको जैसे मन करना है वैसे करिए भाई, है ना, लेकिन इन सबको भी ध्यान में रख के करना है कि क्या कर रहे हैं हम। एक तो जब b में हम a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b के परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया वेक्टर, या b का कंपोनेंट तोड़ रहे हैं तो b का वह कंपोनेंट लेंगे जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो, है ना। और यहाँ पर जो है कि इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको एरिया को वेक्टर फॉर्म में तोड़ के हम डॉट प्रोडक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले से।
ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि थीटा कैसे लेंगे, कौन सा वेक्टर का कंपोनेंट लिया जाता है, सब कोई दिक्कत नहीं है, तीनों मेथड से कर सकते हैं। ओके, अब नोट करें, मैं इसको आगे बढ़ूं जल्दी से, हम लोग के पास टाइम नहीं है भाई, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बनाना है हमें, तो इरेज करें। आप लोग समझ लेना वीडियो को बढ़िया से, क्योंकि दिक्कत है नहीं है, लाइव क्लास तो है नहीं भाई, आप अच्छे से वीडियो को धीमा करके पोज करके देख लेना, समझ लेना। हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे करने आ रहे हैं कि अगर सर देखिए बहुत क्वेश्चन तो इतना करा देंगे बच्चा ना कि तुम्हें आदत सी बन जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस ये है, एक स्क्वायर लूप मान लो हम दे दे कि सर ये स्क्वायर लूप है, चलिए ये स्क्वायर के बजाय रेक्टेंगल भी दे सकते थे, लेंथ एल, और ये बी ऐसा भी दे सकते थे, दे दे क्या, चलो ये लेंथ एल दे दे और ये बी दे दे रहे हैं, ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन कर दे रहे हैं, और ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में है। और दिक्कत ये है कि सर ना यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है इस स्पेस में, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ना इस बार ऐसे दे दिया माइनस में, है ना, और बी नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल, है ना, के कैप टेस्ला, इस तरीके से दे रखा है ये क्वेश्चन। लेंथ दिया है एल, विड्थ दिया है बी, और ये दिया है वेक्टर बी बराबर ये। तो इससे जो माइनस के कैप है तो डायरेक्शन उसका बता रहा है, माइनस के कैप जो बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो निगेटिव जेड की तरफ है, और एक्स बता रहा है कि सर जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इधर की तरफ चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू बढ़ेगी। मतलब इसका अगर मैं बनाऊं ऐसे थोड़ा सा, तो इधर की तरफ सर देखिए बहुत दूर दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, लेकिन जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो वर्ड यूज करें ध्यान दो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बढ़ना मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ना, ऐसे ऐसे बढ़ने लगेगा, मतलब फिर और दूर जाओगे तो और ये नजदीक नजदीक होते जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसा हो रहा है। अब मतलब ये वेरिएबल है, इधर दूर 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 है, इधर दूर दूर है, लेकिन जैसे जैसे इधर की तरफ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा है। तो बोल रहा है इस लूप से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं, ये बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो बच्चे तो एक लाइन का मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। आपको हमने बताया था कि सर जब मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एंगल ये तीनों कांस्टेंट होता है तो सीधा आंसर लिख देते हैं बी ए cos थीटा। बट अगर कुछ चीजें बदल रही है तो आप वहां पर छोटे से एलिमेंट में से डी फाई लिख सकते हैं हम लोग। तो हमारा पहला स्टेप ये होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में कि हम ओरिजिन, मान लो ये लेंथ एल है, हम ले लेंगे बाद में लेंथ एल, हम लोग इसके इंड से x डिस्टेंस चलने के बाद एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे dx लेंथ का, dx विड्थ का, और हम मानेंगे कि इस dx विड्थ से जो टोटल फ्लक्स पास कर रहा होगा अगर वो d फाई हो, इस dx, पहले क्वेश्चन क्या था पहले हम बता दें, क्वेश्चन था कि फाइंड टोटल फ्लक्स, फाइंड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइंड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप, ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने इसके लिए किया कि एक छोटा सा स्ट्रिप लिया और इस स्ट्रिप से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है डी फाई, तो डी फाई की वैल्यू कैसे लिखेंगे सर, बी डॉट डी ए लिखते थे, बी डॉट डी ए ऐसे ही कुछ लिखते थे सर, फिर इसी को हम लोग क्या कर देते थे इंटीग्रेशन। तो कोई बात नहीं है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड खुद एक्स के टर्म में है और हमें इस स्ट्रिप से मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए बच्चा, तो हमें यहां से x डिस्टेंस पर का हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप ये r मान लिए होते, बात ध्यान सुना, अगर ये डिस्टेंस मान लो कुछ और मानते हैं कि नहीं हम सर ना a डिस्टेंस चलकर हमें स्ट्रिप लेंगे, तो a डिस्टेंस चलते ना तो a वेरिएबल मानना पड़ता, जैसे यहाँ पर x माने, मान लो आप y मान लो, ये r मान लो स्मॉल r, अगर मान लो कि सर नहीं हमें स्मॉल r चलकर वो स्ट्रिप लेना, तो x को आप को ना r के टर्म में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ओरिजिन से x डिस्टेंस पर दिया गया है और आप मान रहे हैं कि नहीं हम ये स्ट्रिप ही यहां से r डिस्टेंस पर लिए हैं,
तो आपको r डिस्टेंस वाला मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, ये x डिस्टेंस वाला मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको पूरा फंक्शन किसमें चेंज करना पड़ जाएगा, r में। इससे बहुत बढ़िया है कि सर हम x ही मानेंगे और x डिस्टेंस पर ये ऑलरेडी दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ही मैग्नेटिक फील्ड सर यहाँ पर हमारा काम आ जाएगा कितना, b नॉट और 1 प्लस x बाई एल, ये हो गया b कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड है इनटू डी है, डी मतलब इस स्ट्रिप का एरिया, तो इसका विड्थ है देखिए b और ये वाला विड्थ है dx, तो b मान लो लेंथ है, अगर ये dx है तो इसका एरिया हो जाएगा b इंटू dx सर। और इसी का हम लोग इंटीग्रेशन, ये कहां से कहां तक x की वैल्यू, dx की वैल्यू कहां से शुरू हुई थी, 0 से, और l में इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यही टोटल फ्लक्स है बच्चा। अब कितना होगा आंसर बता दो, b नॉट b बाहर हो जाएगा सर, b नॉट b बाहर हो गया, 1 dx का आंसर हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2l है 0 से l, तो सर ये हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ से, फाई बराबर हो जाएगा b नॉट b, अपर लिमिट पुट करेंगे तो l प्लस ये l स्क्वायर बाई 2l, तो l कट जाएगा तो l बाई 2 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा यार, 3 बाई 2 b नॉट b l बाई, बस सही है, इतना पाई इतना वेबर, ये आंसर है। कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन एक तरीका और भी था इस क्वेश्चन को करने का, सेकेंड मेथड। देखो मैंने बहुत बार इस क्लास में ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं तो बहुत बार चर्चा किया, तुम्हें फिर से बता दे रहा हूं। कभी भी फिजिक्स में ऐसा देखना कि अगर कोई वेरिएशन जो हो रहा होगा वो लीनियर हो, लीनियर, जैसे b का पावर भी 1 है और इधर x का भी पावर 1 है, तो ये दोनों लीनियर अगर वेरिएबल वेरिएशन है, तो हम लोग एक काम करके सीधा सीधा है ना कि एक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिख कर, एक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिख कर, है ना, उसका आधा ले लेंगे तो एवरेज मैग्नेटिक फील्ड हमारा काम बन जाएगा। जैसे ये एग्जाम में ना बहुत कम ही करने, मतलब मैं तो ये इसके सपोर्ट में नहीं रहूंगा कि एग्जाम में ऐसे करना, क्योंकि कभी कभी चीजें दिमाग में ये सब आती नहीं है तो गलती होने का संभावना ज्यादा होगा, तो सही तो तरीका ये है। लेकिन अगर दिमाग में उस समय आया कि नहीं सर हम ऐसे कर सकते हैं, तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो किस तरीके से कि जैसे तुम x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा कहाँ का, y एक्सिस पर मिल जाएगा। फिर जब x की वैल्यू l पुट करोगे तो तुम्हें यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, और दोनों का एवरेज ले लोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर एवरेज मैग्नेटिक फील्ड कितना पास कर रहा है वो मिल जाएगा। तो तुम्हें जो b एवरेज मिलेगा जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो सर b नॉट था, और जब x इक्वल टू l पुट करोगे तो ये 2b नॉट हो जाएगा, और अपॉन में कितना 2, तो ये सर 3b नॉट बाई 2 जो है एवरेज मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। और इनटू सीधा अगर तुमसे अगर फ्लक्स पूछा होगा तो आंसर लिख देना b एवरेज जो निकाले हो इनटू एरिया, तो b एवरेज हो गया 3b नॉट बाई 2 और एरिया हो गया lb। सर ये आंसर देखो, ये कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमेशा मतलब इसके सपोर्ट में मैं कभी नहीं रहा हूं ना, हमेशा से ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो इसको जल्दी से आप समझिए और नोट करिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलूं, मैग्नेटिक फ्लक्स और